नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 1 मई 2024 का करंट अफेयर्स हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स 1 मई का। ठीक है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, इन्होंने चार्ज लिया है नए नेवी के चीफ के रूप में। ये हमारे नए नेवी के चीफ बन रहे हैं और 26th नेवी के चीफ कहलाएंगे ये। तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी कमांड ऑफ द इंडियन नेवी एज 26th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। ठीक है। ये किसका स्थान लेंगे? एडमिरल आर हरि कुमार का ये स्थान लेंगे। एडमिरल आर हरि कुमार का, ठीक है ना। क्योंकि रिटायर हो रहे हैं 40 साल बाद। अपने पूरे टर्म इन्होंने जो 40 साल दिए हैं इंडियन नेवी को, उससे ये रिटायर हो रहे हैं एडमिरल आर हरि कुमार, और उनकी जगह पर एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का जो है सामने नाम आया है। एज ए न्यू नेवी चीफ रहेंगे ये 26वें। तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं ये सैनिक स्कूल रीवा से पढ़े हुए हैं और नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला NDA खड़गवासला में इन्होंने कमीशन ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया। ही वॉज कमीशन इनटू अ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द नेवी, और इन्होंने 1 जुलाई 1985 को जो है ये नेवी को ज्वाइन किया था। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जो है इस समय बहुत ही एक्टिव मोड में चल रही है और पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर बैन लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो उत्तराखंड में जो अथॉरिटी है वो सामने आई है, जिसके तहत जो है 14 लाइसेंसेस को पतंजलि के या दिव्य फार्मेसी के इनको रद्द किया है। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये उन्होंने क्रिटिसाइज किया है उत्तराखंड लाइसेंस अथॉरिटी को कि उन्होंने डिले एक्शन लिया ये पतंजलि आयुर्वेद को, ये उनकी डिमांड को न्यू एफिडेविट जो है उसको फाइल करने के लिए 10 दिन लगाए इन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट जो है 30 अप्रैल यानी कल के दिन जो है इनको डिससेटिस्फेक्शन इनको दिखा और उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्होंने कहा है कि जो भी पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से खास प्रोडक्ट जो हैं जो बाबा रामदेव जिनके फाउंडर हैं वो सामने आए हैं और उनको जो है वायलेशन किया है उन्होंने। जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है इसको इन प्रोडक्ट्स ने वायलेट किया है इस कंपनी के, और कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया, उसमें हस्तक्षेप किया और ये ऑर्डर पास किया है। अब इनके कौन कौन से वो प्रोडक्ट हैं इनको जानते हैं। तो जो बेंच थी वो जस्टिस हिमा कोहली की बेंच और दूसरी हसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच। ये बेंच के सामने जजमेंट आया है कि दे वर नॉट इम्प्रेस्ड बाय द अथॉरिटी एफिडेविट। जो एफिडेविट फाइल किया है पतंजलि ने उसके लिए वो जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। और 15 अप्रैल को इन्होंने पहले से ही सस्पेंड किया था मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिव्या फार्मेसी का और पतंजलि आयुर्वेद का। तो उसमें जो 14 प्रोडक्ट्स जो हैं वो पहले ही इन्होंने सस्पेंड किए थे, लेकिन अब जो है पूरी तरह से जो है उस पर रोक लगा दी है। तो स्वासरी गोल्ड, स्वासरी वटी, ब्रोंकोम, स्वासरी प्रवाही, स्वासरी अवलेह, मुक्तावती एक्स्ट्रा पावर, तो इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, लिपिडोम, BP ग्रिट, तो दीज आर सब प्रोडक्ट्स। टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं? 14 प्रोडक्ट्स हैं जिन पर पूरी तरह से इनको रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है।
और इनने जो वायलेशन किया है, किस रूल का वायलेशन किया है, कौन सा रूल तोड़ा है, तो जो सीआरपीसी की धारा है दृष्टि आई ड्रॉप, ये जो पतंजलि का दृष्टि आई ड्रॉप है या लीवामृत है एडवांस, ये सभी जो है प्रोडक्ट्स हैं, लीवोग्रिट, मेघदूतगिरित, ठीक है, मधुग्रित, और इसमें जो है इन्होंने रूल नंबर 159(1) जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 को जो है इन्होंने ये तोड़ा है, ठीक है ना, ये 1945 को, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। इंडियन फॉरेस्ट एक्टिविस्ट हैं, माफ कीजिएगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्टिविस्ट है आलोक शुक्ला। इनको जो है इस बार का गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 इनको दिया गया है। जानते हैं आलोक शुक्ला जी के बारे में? तो आलोक शुक्ला जी जो हैं ये बेसिकली छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन में को जो है ये एक एनजीओ इसको चलाते हैं, और साथ में जो है फाउंडिंग मेंबर हैं हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के। अरण्य मतलब जंगल, हसदेव वहाँ पर जो है सेंचुरी भी है, तो हसदेव जंगल जो है उसमें जो क्या है कि जो स्पेसीज हैं, वेरियस स्पेसीज हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की, उनको बचाने के लिए इन्होंने ये छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन जो है ये चलाया है और ये क्रियाशील रहे हैं, और इनकी क्रियाशीलता को देखते हुए जो है इनको इन्वायरमेंटल जो प्राइज़ है गोल्डमैन वो मिला है। तो इसके लिए ये 29 अप्रैल को इनको जो है ये प्राइज़ जो है 2024 गोल्डमैन प्राइज़ जो है फ्रॉम एशिया में जो है इनको मिला है। तो ओवरऑल एशिया को ये रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं गोल्डमैन प्राइज़ के लिए। शुक्ला जी जो है ये इन्होंने डिक्लेयर किया था विनर ऑफ द एफर्ट्स टू सेव द फॉरेस्ट, वहाँ के जो जंगल है उनको सेव करने के लिए, और हसदेव अरण्य, हसदेव जो जंगल है उसको सेव करने के लिए छत्तीसगढ़ में जो है इन्होंने ये मुहिम चलाई। अब आलोक शुक्ला जी जो हैं इन्होंने टोटल कम्युनिटी कैंपेन चलाई थी, जिसमें इन्होंने 4,45,000 माफ कीजिएगा 4,45,000 जो है एकड़ की बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता जो है से रिच फॉरेस्ट, मतलब जिसमें जैव विविधता का, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि ये स्पीसीज को लेकर के है, अलग अलग जो है विविधता पाई जाती है, अलग अलग जानवरों की, पशुओं की और पंछियों की, और साथ साथ में जो है प्लांट्स की, ठीक है। तो ये सभी जो है इन्होंने इसको देखते हुए जो है इस पर एक्शन लिया और इन्होंने उसको बचाने के लिए कार्य किया। तो 21 प्लांट कोल माइन, अब देखिए कोल माइन जो है वहाँ पर 21 प्लांट करी गई थी, 21 कोल माइन जो है वहाँ पर उनका खनन का जो है विस्तार किया जाएगा या फिर उनको खोदा जाएगा। तो इनको रोकने के लिए सेंट्रल इंडियन स्टेट जो है के रूप में जो है छत्तीसगढ़ में इन्होंने इसको स्टॉप किया। साथ साथ जुलाई 2022 में गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए थे यही 21 प्रपोज्ड कोल माइंस के जो भी लाइसेंस थे, तो हसदेव अरण्य प्रिस्टीन फॉरेस्ट में जो है, प्रिस्टीन मतलब फॉरेस्ट में कहने का मतलब है कि बहुत ही जो ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो, जैव विविधता बहुत ज़्यादा हो और हमारे लिए अति उपयोगी हो। तो ऐसे पॉपुलरली इसको इनको जो है लंग्स के लिए जो है छत्तीसगढ़ में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लंग्स के लिए हानिकारक होती है कोल जो है, तो हम लोग जानते हैं कोल माइंस में जो है मीथेन गैस निकलती है, तो लंग्स के लिए हानिकारक होती है, और इसीलिए जो है इनको ये गोल्डमैन प्राइज जो है इन्वायरमेंटल प्राइज दिया गया है। और ये लार्जेस्ट इंटैक्ट फॉरेस्ट एरियाज इन द एरिया। अब ये जो हसदेव फॉरेस्ट है ये छत्तीसगढ़ का जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट है, जिसको कि इन्होंने बचाव किया और इसके लिए इनको ये प्राइज मिला। छत्तीसगढ़ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2000 में 3 स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। पहला था उत्तराखंड, फिर छत्तीसगढ़ और उसके बाद में झारखंड।
और इन तीनों स्टेट्स में जो बेसिकली जो फाइंडिंग्स की गई थी वो ये थी कि एक तो पहाड़ी क्षेत्र जो उत्तराखंड का था, वहाँ पर जो है उसको विशेष सुविधा नहीं मिल पाती थी वहाँ के नागरिकों को, और आदिवासी जनजाति थी वहाँ पर। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही था और झारखंड में भी इसी प्रकार से आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं। और ऐसा होता आया है इन प्रदेशों में, खास करके झारखंड और छत्तीसगढ़ में, कि जो आदिवासी इलाका है वहाँ पर जो है अगर प्रचुर मात्रा में अगर हम कहें कि खनिज का भंडारण पाया जाता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे कोल माइंस के लिए, जैसे यहाँ पर जो है 21 कोल माइन के जो है वहाँ पर ये डिगिंग होनी थी और इसको इन्होंने रोका। तो ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है कि हमारे देश में ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट आज भी हैं जो बहुत ही प्रखर रूप से इसमें काम कर रहे हैं। गोल्डमैन प्राइज जो है, इसके बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो प्राइज़ है इसको सबसे पहले जो है इनको जो दिया गया था ये प्राइज़, उसमें मेधा पाटेकर का नाम सबसे आगे आता है। तो मेधा पाटेकर बेसिकली क्या है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी रही हैं, तो उनका नाम जो है इसमें अगर पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको ये प्राइज़ मिला था, तो थी मेधा पाटेकर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इक्ष्वाकु, देखिए इक्ष्वाकु वंश या शाक्य वंश की बात हो रही है यहाँ पे महात्मा बुद्ध की। तो इक्ष्वाकु वंश जो है तेलंगाना में जो है बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट जो है मिली हुई है। बुद्धिस्ट की कुछ साइट है वहाँ पर फाइंडिंग्स हुई है तेलंगाना में कि कुछ जो है इक्ष्वाकु वंश की कुछ साइट्स को जो है वहाँ पर देखा गया है ना, उत्खनन हुआ है वहाँ पर। तो तेलंगाना डिपार्टमेंट ऑफ हेरिटेज हैज रिसेंटली अनअर्थड अ कॉइन। अब ये जो कॉइन सिक्के मिले हैं और सिक्कों के जो एक तरह से जो अवशेष मिले हैं वो पानीगिरी जो वहाँ का एक विलेज है, ये हमारे 2014 में ये स्टेट फॉर्मेशन हुआ था और इस पर जो है यहाँ पर तेलंगाना जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट है। इसकी राजधानी जो है वो हैदराबाद है। उसके बाद इसको आंध्र प्रदेश से अलग करके जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बना करके अलग किया गया था। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट जो है लोकेटेड 110 किलोमीटर यहाँ से अवे, यहाँ से दूर जो है हैदराबाद से, जो इसकी राजधानी है तेलंगाना की, वहाँ से ये 110 किलोमीटर की दूरी पर ये विलेज है जिसका नाम है पानीगिरी। तो पानीगिरी जो है ये यहाँ पर ये बुद्धिस्ट के सिक्के जो हैं वो मिले हैं। ठीक है, और जो कॉइन्स हैं वो फाउंड इन अर्थन पॉट। अब एक पॉट जो बर्तन एक तरह से कह सकते हैं कि एक घड़ा या एक छोटा सा मटकी जिसको बोलते हैं, उसमें ये कॉइन्स जो है भरे हुए मिले हैं। 29 मार्च को इनको एक्सकवेशन किया गया, खोजा गया, और ये एक्सकवेशन करने के बाद जो है सूरपेट डिस्ट्रिक्ट में, ये याद रखिएगा, देखिए बहुत बड़ी बात है कि पानीगिरी जो है इसको पूछा जा सकता है, पहली चीज। दूसरा, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? सूरपेट डिस्ट्रिक्ट में है, तेलंगाना राज्य के। ठीक है, बाई द टीम लेड बाई डायरेक्टर एन सागर, जो डायरेक्टर हैं यहाँ पर इसके जो एक्सकावेशन जो यहाँ की अथॉरिटी है उसके, उनके साथ साथ बी मल्लू, इन्होंने भी जो है ये साथ में उत्खनन में जो है अपना योगदान दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पानीगिरी को आप याद रखिएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, कॉइन्स जो है 3730 यहाँ पे एलिफेंट सिंबल उसमें मिले हैं कॉइन्स में। ठीक है, उन कॉइन्स में, और साथ साथ में जो है ये 3730 सिक्के जो हैं, ये इनका सिंबल जो है, इसको जब पलट के देखा गया तो बैक साइड में भी ये अलग अलग सिंबल मिले हैं। पानीगिरी एक विलेज है जो कि शेप ऑफ हिलॉक, एक हिल के रूप में ये बसा हुआ है, जो हिलॉक बोला गया है जिसको, हिलॉक के रूप में ये एक
गांव के रूप में ये बसा हुआ है और अपीयर्स टू बी लाइक द स्नेक हुड। अब यहाँ पर जो स्नेक हुड का मतलब है कि जैसे कि जो सांप का फन होता है, या कह सकते हैं कि जो उसका हुड होता है ना, तो कोई नाग का, तो उसको उसके रूप में इसको दर्शाया गया है। तो वर्ल्ड पानी जो है, यहाँ पे पानी का मतलब ये संस्कृत में मतलब स्नेक है और गिरी का मतलब हिलॉक है, ठीक है ना। स्टडी सजेस्टेड दैट द विलेज हैड अ वाइब्रेंट लाइफ फ्रॉम 1000 BC टू 18th सेंचुरी AD। तो उस टाइम तो ये डिनोट करता है कि ये जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 18वीं शताब्दी तक जो है यहाँ पर ये बुद्धिस्ट के जो सिक्के पाए गए हैं बौद्ध संस्कृति के, तो ये बेसिकली जो है इस जो टाइम पीरियड में ये पाए गए हैं, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग जानते हैं कि यूरेनियम की फाइंडिंग से जो है इसको पता लगाया जा सकता है, यूरेनियम डेटिंग से, ठीक है ना, कि कौन सा जो सिक्का है या कोई भी उत्खनन होता है उसमें कोई भी चीज़ मिलती है तो उसकी हम लोग यूरेनियम डेटिंग से फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसकी जो एज है वो कितनी पुरानी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग न्यूज़ पर। सायरा बानो और हेमा मालिनी, इनको जो है साथ में 10 पर्सनालिटीज़ भी हैं अलग से, तो उन 10 पर्सनालिटीज़ के बारे में इतना आवश्यक नहीं है। मेनली जो है ये 2 पर्सनालिटीज़ जो हैं जो फिल्म जगत की, एक तो हेमा मालिनी, दूसरा सायरा बानो, इनको जो है पंडित लच्छू महाराज अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाएगा। 31 अगस्त को ये सेरेमनी मनाई जाएगी। तो इनका नाम जो है लच्छू महाराज, जो पंडित लच्छू महाराज अवार्ड जो है उसमें आया है, तो इनको जो है उसमें ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। अब पंडित लच्छू महाराज बेसिकली क्या थे, एक तबला वादक थे और इनकी बर्थ सेरेमनी एनिवर्सरी मनाई गई और जो कि लखनऊ में 31 अगस्त को जो है ये मनाई जाएगी, ठीक है। आने वाली 31 अगस्त के दिन ये सेरेमनी मनाई जाएगी, उसमें जो है इनका प्राइज जो है ये इनको दिया जाएगा, ठीक है। और 10 पर्सनालिटीज़ को ये प्राइज मिला है। हिंदी सिनेमा एक्ट्रेस सायरा बानो एंड हेमा मालिनी को ये मिलेगा। डिसीजन अब इसमें जो है भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय है ये। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय जो है माना जाता है कि सबसे पुराना यूपी का विश्वविद्यालय है यहाँ पे संस्कृत का। और ऑन द सैटरडे नाइट को ये जो है ये बताया गया। मीटिंग जो है उसमें जो वाइस चांसलर थे वहाँ के भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मांडवी सिंह और साथ में सेक्रेटरी ऑफ पंडित लच्छू महाराज बैलेट फाउंडेशन के जो सचिव थे उनके द्वारा जो है, और सीनियर डिसिपल थे पंडित लच्छू महाराज के, जो सीनियर डिसिपल कहने का मतलब है जो उनको जो है एक तरह से पूरी तरह वो पूजनीय रूप में थे या फिर उनकी जो है शिष्या के रूप में जो रही हैं वो कुमकुम आदर्श, इन्होंने जो है ये मिलकर के जो है इसको एक जूरी बैठी, उसमें उन्होंने ये लोग शामिल थे उसमें, और इन्होंने जो है हेमा मालिनी और सायरा बानो को चुना है 10 पर्सन्स के साथ में, जो कि पंडित लच्छू महाराज अवार्ड के लिए नामित की गई हैं, जो इसका सेरेमनी जो है वो अगस्त में महीने में ये मनाई जाएगी 31 अगस्त, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पर। 4th सेशन, चौथा सेशन जो है ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, तो INC बहुत इंपॉर्टेंट है ये। INC याद रखिएगा। INC ये जो कमेटी है ये इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो ये जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन कैसे रिड्यूस किया जाए उसको लेकर के जो है ये बनाई जाती है। ये जो है बेसिकली ये सबमिट की जाती है, और इस बार ये जो है ओटावा में जो कनाडा की राजधानी है वहाँ पर ये हुई है। तो ये मैराइन इन्वायरमेंट की जो ये INC 4 की सबमिट जो हुई है, INC 4th सबमिट है, याद रखिएगा 4th सबमिट है। और
ओपन इन कनाडा कैपिटल ओटावा, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, मार्च 2022 में स्टार्ट हुआ था, ये कैंपेन स्टार्ट हुई थी। इंटरनेशनल नेगोशिएटिंग कमेटी जो है ये बनी थी, और इसमें जो है 5th सेशन जो है इसका वो यूएन इन्वायरमेंटल असेंबली जो है वहाँ पर पारित हुआ था, हिस्टोरिक रेजोल्यूशन ये, और जिसने डेवलप द इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। एक तरह से ये एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट जो है एक तरह से एक्ट बना, और इस एक्ट के तहत क्या था कि प्राथमिकता क्या है इसकी कि ये प्लास्टिक कचरे को जो है इस तरह से उसको ख़त्म किया जाए, जो क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हानिकारक है, और कई वैरायटीज़ है, पॉलीमर्स होते हैं, और कार्बन का फॉर्मेशन भी होता है, कार्बन के द्वारा ये बनी होती हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा ये जो प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, उसके लिए ये इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये बना था। अब इसमें जो है मैराइन एनवायरनमेंट को लेकर के, बेसिकली मैराइन एनवायरनमेंट से कहने का मतलब ये है जैसे कोई समुद्र है उसमें कोई प्लास्टिक चला जाता है, या फिर कोई नदी है या कुछ ऐसा जो झील भी बोल सकते हैं उसको, ऐसी जगह है जहाँ पर प्लास्टिक पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा मिलते हैं, और जिससे क्या होता है जो मैराइन में रहने वाले, जो पानी में रहने वाले जो जलीय जीव हैं वो उसका जो जिस प्रकार से उसके जो है बचाव में एक तरह से उनके बचाव के लिए ये किया गया है, और किस तरीके से वो उनके संपर्क में आते हैं प्लास्टिक के, और जो है वहाँ पर जो पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसा कि हम लोग को पता है ऑलरेडी कि यहाँ पर जो ये पॉलीमर्स जो भी होते हैं, ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस न्यूज़ का वो ये है कि मार्च 2022 में ये 5th सेशन हमने बता दिया है आपको। ठीक है, मैराइन एनवायरनमेंट में ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्लोबली पूरे विश्व में जो है ये प्लास्टिक ट्रीटी बनाई गई है। ये प्लास्टिक ट्रीटी टू सेट द ग्लोबल फ्रेमवर्क, एक स्टैंडर्ड्स बनाया गया है कि हमको जो है मैराइन में इतनी प्लास्टिक से ज़्यादा उसमें जो है एक क्वांटिटी है, एक उससे ज़्यादा जो है हमको वहाँ पर ये पॉल्यूटेंट के रूप में इसको सफाया करना है, हटाना है। तो ये अकाउंटेबिलिटी, इसको एक तरह से पारदर्शिता लाने के लिए, और साथ में ट्रांसफरेबिलिटी एंड द अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि जवाबदेही जो है इसको, और रेस्पॉन्सिबिलिटी इसको जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लिया गया है। ठीक है, साथ साथ फाइनेंसिंग को लेकर के अगर मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पर फाइनेंसिंग की उपलब्धता नहीं है, और इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर देखा जाए किसी देश में, तो वहाँ पर फाइनेंस भी उपलब्ध कराना है सभी देशों को मिलकर के, ताकि वहाँ पर प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाए और जो भी है इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। तो इसमें मटेरियल या केमिकल स्टैंडर्ड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस और टारगेट्स, ये सारी चीज़ें ली गई है। ये जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है ये कंट्रीज विल बी टास्क्ड विद इम्प्लीमेंटिंग ग्लोबली। अब इसको जो है ग्लोबली जो है ये इम्प्लीमेंट किया जाना है, और इसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर के जो ये इनके जो भी रेस्पेक्टिव पॉइंट्स हैं उनको टारगेट किया गया है। अब ये जो आईएनसी है इसमें इसको इस्टेब्लिश जब किया गया था तो उस समय जो है 5th टाइम्स जो है ये इस मीट जो है ये होने वाली है। ठीक है ना, तो न्यू ILBI जो है इसको नई जो पॉलिसी बनेगी, ठीक है, उसमें वो जो है बाय द एंड ऑफ 2024 के एंड में इसको बनाया जाएगा। INC बिगिन इट्स वर्क ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 2022 के बीच में, सेकंड हाफ में जो है ये INC ने स्टार्ट किया था काम करना। ठीक है, और विद द एम्बिशन ऑफ कंप्लीट द नेगोशिएशन बाय द एंड ऑफ 2024। अब जो भी चेंजेस होने हैं उन सभी चेंजेस को करने के बाद एक नया जो है इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया जाएगा। फर्स्ट सेशन जो है इसका INC 1 ये पुंटा डेल एस्टे में उरुग्वे में संपन्न हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 28 नवंबर से 2 दिसंबर, साल में 2 बार ये इसका सम्मेलन होता है। तो ये जो है पुंटा डेल ईस्टे ये उरुग्वे में हुआ था। उरुग्वे बेसिकली जो है एक देश है, वो कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका में जैसे
अगर देखा जाए ओवरऑल तो चिली, पेरू, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, है ना, पैराग्वे, बोलिविया, दीज आर ऑल बेसिकली कंट्रीज विच आर सिचुएटेड इन साउथर्न अमेरिका। तो ये जो है, ये उरुग्वे जो है, ये साउथर्न अमेरिका का ही एक देश है। वहाँ पर ये पहली आईएनसी की बैठक जो है वहाँ संपन्न की हुई थी। उसके बाद 29 मई से 2 जून 2023 में पेरिस, फ्रांस में ये संपन्न की गई। तीसरी बार ये है 19 नवंबर से के आसपास जो है नैरोबी, कीनिया। तो कीनिया की, जैसे कि हम लोग जानते हैं, नैरोबी राजधानी है और ये एक अफ्रीकन कंट्री है। तो कीनिया में ये आयोजित की गई। अभी INC 5 जो है इसको शेड्यूल किया गया है 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 में ये होगी। और ये कहाँ होगी? बुसान में, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। ठीक है। तो अभी कहाँ हो रही है? ये अभी हो रही है कनाडा में, और कनाडा की राजधानी ओटावा में। और जो 5th वाली होगी वो कहाँ पे होगी? बुसान में। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। जो कि इंटेंडेड एट द एंड ऑफ द INC प्रोसेस। बेसिकली इससे ये क्या INC किसको लेकर के है? प्लास्टिक पॉल्यूशन को, मैराइन इन्वायरमेंट को बचाना है प्लास्टिक पॉल्यूशन से। उसको लेकर के जो भी फ्रेमवर्क, जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हुए हैं, बने हैं, उसको लेकर के जो है इसको ध्यान में रख करके ये INC ने डिफरेंट जो भी क्लॉज या लॉज इम्प्लीमेंट किए हैं उनको लेकर के ये न्यूज़ थी। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप, जैसा कि हम लोग को पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत ज़्यादा अभी बढ़ गया है। इसका यूज़ हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। तो अब इंडिया टुडे ग्रुप का ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ रीडर रही, AI जिसको कहा गया एंकर, ठीक है ना, ये न्यूज़ रीडर भी कह सकते हैं, एंकर भी कह सकते हैं, साना, इन्होंने जो है ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है 2024 का। साना जो है ये, माफ कीजिएगा, साना जो है ये बेसिकली इंडिया टुडे की एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एक वो एंकर है, न्यूज़ एंकर है। ठीक है ना। तो इंडिया टुडेज ग्रुप्स AI न्यूज़ एंकर साना हैज वॉन द इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन सिनेमा 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड फॉर द न्यूज़ रूम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किस ग्रुप की है। इंडिया टुडे की है ये AI एंकर। और इंडिया टुडे ग्रुप है सेलेक्टेड एज द बेस्ट साउथ एशिया। ये बहुत बड़ी बात है कि ये साउथ एशिया में जो है बेस्ट साउथ एशिया AI लेड न्यूज़ रूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये इसको बनाया गया। और कंपनीज ह्यूमन कोलैबोरेटिव AI एंकर है ये। साना वॉन द फर्स्ट प्लेस एमंग द नेशनल ब्रांड्स फॉर द बेस्ट यूज ऑफ AI इन कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट। कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट को लेकर के भी इनको फर्स्ट प्राइज दिया गया है। ठीक है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़। आते हैं नेक्स्ट, यक्षगान। जैसा कि हम लोग को पता है कि क्लासिकल सिंगिंग में यक्षगान का नाम जो है कर्नाटक जो का ये क्लासिकल सिंगिंग है वहाँ का, और यक्षगान एक तरह से वहाँ का क्लासिकल सॉन्ग बोल सकते हैं। और इसी तरह से जिस तरह से भरतनाट्यम तमिलनाडु का है ना, कुचिपुड़ी जो है वो ये आंध्र प्रदेश का है ना, कथकली कह सकते हैं, मोहिनीअट्टम, दोनों जो हैं ये एक तरह से केरला के हैं। और ये क्लासिकल जो भी हमारे क्लासिकल डांसेस हैं उनमें जो ये यक्षगान को लेकर के इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है कि ये यक्षगान से के जो बहुत ही जाने माने जो एसपीएन थे सुब्रमण्यम धारेश्वर, 63 साल की उम्र में इनका जो है निधन हो गया है। और इनको भागवत श्रेष्ठ भी कहा जाता था। ठीक है ना, यह कहा जाता है। ठीक है। और इस सिंटिलेटिंग कहने का मतलब क्या होता है कि उत्कृष्ट, एक तरह से जो है सबसे
प्रभावी या उस सबसे उत्कृष्ट, इसको कह सकते हैं बेस्ट, या कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, इनका जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो वॉइस थी, उत्कृष्ट आवाज थी, और जो कि पास्ट पे अभी हाल ही में जो इनका निधन हो गया है वो बंगलोर में, ठीक है। ही वॉज रिवर्स्ड फॉर फिलिंग द वैक्यूम दैट, अच्छा इनका कुछ पहले से ही ये कुछ इनकी तबीयत खराब चल रही थी, तो इनको जो है हार्ट की दिक्कत हुई और उसके बाद में जो है इनका देहांत हो गया। डिपार्टमेंट इनको कलिंगा नवादा एक इनका डिपार्टमेंट है वहाँ पर इनके नाम से, who had created a new wave in Yakshigan in Badatiktu वर्जन। तो बदतिट्टू वर्जन जो है वो एक वर्जन है यक्षगान का, उसको लेकर के ये प्रसिद्ध थे। सुब्रमण्यम धारेश्वर जो है ये इन्होंने 46 साल जो है यक्षगान को दिए, और इन द फील्ड ऑफ यक्षगान, है ना, एंड यूनिक डांस फ्रॉम कोस्टल कर्नाटक। कोस्टल कर्नाटक कह सकते हैं जिसको, जैसे यहाँ पे कोस्टल कर्नाटक कहने का मतलब है कि जिस तरह मंगलौर है, मंगलौर भी कोस्टल एरिया में पड़ता है, उसके साथ साथ जो है एक डिस्ट्रिक्ट है जो कोस्टल एरिया में जो है बिल्कुल पास में लगा हुआ है, कोडगू, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ये यक्षगान के लिए प्रसिद्ध थे, और इन्होंने 46 साल जो है वहाँ पर बिताए सुब्रमण्यम धारेश्वर ने, और डिस्टिंक्ट सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा के लिए ये जाने जाते थे, और थय्यम आर्ट जो है फॉर्म ऑफ नेबरिंग केरला, और थय्यम आर्ट जो है ये केरला की एक मानी हुई आर्ट कला है, उसको उसमें भी ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। नेक्स्ट उस पर आते हैं, ठीक है। तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने आपको बताई, और नेक्स्ट क्या करेंगे कि अब जो है MCQ के रूप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में जो है आप लोग से जो है जो भी करंट अफेयर्स जो है वो बताई जाएगी, और डेली जो है करंट अफेयर्स आपको इसी टाइम जो है वो मिल जाया करेगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस क्लास में आपने जो है इस वीडियो को सराहा। और दूसरी जो चीज़ है कि अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारी वेबसाइट भी है और स्टडी के नाम से, और study.com में जाकर के आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशंस के, UPSC के भी दे सकते हैं, और RO के या फिर प्रैक्टिस सेट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। डिफरेंट सेक्शंस के आपको एक्यूरेटली मैं बताऊं तो लगभग जो है SSC, पुलिस, सभी चीज़ों के आपके जो है एग्जामिनेशन उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और रिकॉर्डेड जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, तो वो भी आप वहाँ से जो है मदद ले सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स जो है मैं डेली प्रोवाइड करता हूँ। एक और हमारी वेबसाइट है aurastudy.in, उस पर भी जो है करंट अफेयर्स और MCQ मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।